हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम अमीन्स बोल देते हैं, राइट। तो हमारी जो बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो चैप्टर अमीन्स के नाम से है। तो आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। इसके अंदर लिमिटेड रिएक्शंस हैं और जो कि नेम रिएक्शंस ज्यादातर हैं, तो हमें सारी रिएक्शंस पर फोकस करना है और उसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे आज की क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, तो कितने क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, रूट क्या है, माइंड मैप क्या है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। कहां से कहां? 9 से 16, 9 to 16 आज हम डिस्कस करेंगे, तो जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। तो आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वॉलेटाइल। सबसे अधिक वाष्पशील कौन है? सबसे अधिक वाष्पशील वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन किस तरीके से होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 4 दे रखे हैं और ऑप्शंस में ABCD में इनको बता रखा है कि कौन सा सबसे ज्यादा वाष्पशील है, कौन सबसे अधिक वॉलेटाइल है। तो पहला आप प्राइमरी देख सकते हैं, सेकंड आप टर्शरी देख सकते हैं, थर्ड आप सेकेंडरी देख सकते हैं और फोर्थ आपका अमीन ही नहीं है, राइट। CH3, CH2, CH3 क्या है? ये सिंपल एक हाइड्रोकार्बन एल्केन है, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, ये हमें देखते ही पता लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली इसका ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए, मतलब मोस्ट वॉलेटाइल होना चाहिए, फोर्थ। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ। ऑप्शन बी क्या था हमारा? फोर्थ, मतलब CH3, CH2, CH3 प्रोपेन। जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मतलब लेस वॉलेटाइल। टर्शियरी अमीन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, देन टर्शियरी अमीन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। फर्दर ड्यू टू पोलर CN बॉन्ड्स, जो CN बॉन्ड्स हैं ये पोलर हैं। टर्शियरी अमीन्स आर मोर पोलर, जबकि हाइड्रोकार्बन्स तो नॉन पोलर है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, अगर हम कहें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन की, ये हमारा फर्स्ट वाला प्राइमरी और सेकेंड वाला टर्शियरी अमाइन, सॉरी सेकेंड वाला टर्शियरी अमाइन, थर्ड वाला सेकेंडरी अमाइन और फोर्थ वाला हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन की बात करें, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट क्योंकि जो टर्शियरी अमाइन है उसके केस में, क्योंकि जो टर्शियरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन है सेकेंड वाला, क्योंकि जो टर्शियरी अमाइन है उसके केस में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मतलब नंबर ऑफ वाटर रिपेलिंग ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ वाटर रिपेलिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो वाटर को रिपेल करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टर्शियरी और हाइड्रोकार्बन में कंपैरिजन करें, तो टर्शियरी में जो कार्बन नाइट्रोजन है उसके अंदर पोलैरिटी तो है बॉन्ड के अंदर, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन
वो कर सकता है। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी टर्शियरी अमाइंस के अंदर, जिस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, ठीक है। तो इस वजह से टर्शियरी अमाइन मतलब सेकंड और फोर्थ को अगर कंपेयर करें तो सेकंड वाला लेस वॉलेटाइल होगा फोर्थ से भी, तो जो बच गया वो बच गया फोर्थ। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो जो हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 CH3 मतलब प्रोपेन हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड हेंस इज द मोस्ट वॉलेटाइल। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि ऑलमोस्ट नॉन पोलर है ये, ठीक है। सो हेंस इट इज द मोस्ट वॉलेटाइल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, मतलब फोर्थ वाला, ठीक है एवरीवन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। अमंग द फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम, कौन सा बेस एक्वस मीडियम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। देखो बेसिसिटी ऑर्डर जब हम देखते हैं तो हम 2 चीजें देखते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। अगर एक्वस मीडियम है तो सॉल्वेशन इफेक्ट भी कंसीडर होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर देखो हमारा सिर्फ जो कार्बन की चेन है वो मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे, जो जनरल ऑर्डर है वो सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शियरी फॉलो करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी तो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट देखो या आप देखो कौन सा, अगर सिर्फ गैसियस फेज है, अगर सिर्फ गैसियस फेज है तो अलग आपका ऑर्डर हो जाएगा, और अगर एक्वस मीडियम है तो अलग ऑर्डर हो जाएगा। बट अगर दोनों इफेक्ट्स को कंसीडर करते हैं तो सेकेंडरी मोस्ट बेसिक होता है। फिर अगर जो चेन है वो एक कार्बन की है तो हम चले जाते हैं कौन से ऑर्डर पे, प्राइमरी और टर्शियरी मतलब सॉल्वेशन वाले पे। अगर चेन एक कार्बन से ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है सॉल्वेशन इफेक्ट पे, तो क्या होता है हमारा ऑर्डर सेकेंडरी देन टर्शियरी देन प्राइमरी हो जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए में आपको CH3NH2 एक मिथाइल ग्रुप और NH2 मतलब मिथ प्लस एन प्लस अमीन मिथेनामीन दे रखा है। दूसरे में भी एक ही कार्बन की चेन है। तीसरे में भी जो चेन जुड़ी हुई है वो एक ही कार्बन की है, बाकी 2 बार जुड़ी हुई है। और लास्ट वाले में एक फिनाइल रिंग और एक कार्बन की चेन है, ठीक है। अब आप पहले तो आइडेंटिफाई करिए कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन टर्शियरी है और किसके लोन पेयर्स इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे या जो भी है। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा आंसर करना है। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं देता हूं 10 सेकेंड, उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप यहां पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेकेंडरी। मैं बार बार आपसे वही बात कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर आपको देखना है तो सॉल्वेशन और यहाँ पे CH3 का इंडक्टिव दोनों काम करेंगे। दोनों काम करेंगे तो उस केस में सेकेंडरी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद प्राइमरी होगा या टर्शियरी वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। अगर यही चेन 2 कार्बन की हो जाती तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता और आपका टर्शियरी ज्यादा हो जाता, प्राइमरी कम हो जाता। और यहीं पर अगर ये चेन एक ही कार्बन की है तो यहां पर कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, सॉल्वेशन, और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आ जाएगा। बट अभी हमसे पूछा हुआ है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो वो है आपका ऑप्शन सी CH3 होल ट्वाइस NH डाई मिथाइल अमीन, ठीक है, या N मिथाइल मिथेनामीन। सॉल्यूशन समझ लेते हैं। CH3 होल ट्वाइस NH act as a strong base due to the presence of 2 methyl groups with plus I inductive effect। कौन सा इफेक्ट भी लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ये तो है ही है, साथ में सॉल्वेशन इफेक्ट भी है। विच इंटेंसिफाइज नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, जिस वजह से ये लोन पेयर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से ये लोन पेयर्स क्या है, इजीली अवेलेबल। उसके अलावा अगर हम देखें बाकी ऑप्शंस को तो पहला ऑप्शन तो हमारा प्राइमरी अमीन है जिसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है। कितना मिथाइल ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप है। तो अगर सेकेंडरी के बाद कोई आएगा तो वो कौन आना चाहिए, एक तरह से प्राइमरी, अगर और कोई कंडीशन नहीं है तो। बाकी ऑप्शंस भी हमें देखने होते हैं।
फिर अगर हम बी ऑप्शन देखें तो ये भी प्राइमरी अमीन है, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो CH2 जो अपना प्लस आई दिखाएगा, CN की वजह से थोड़ा सा वीक प्लस आई दिखाएगा, क्योंकि CN एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी देखें तो वो सेकेंडरी अमाइन है, जो हमारा आंसर ही है। और अगर डी की बात करें तो ये एरोमेटिक टाइप का हो गया, इसके लॉन पेयर यहां पर रेजोनेंस में भी बिजी होंगे। CH3 की वजह से इंडक्टिव तो होगा, CH3 की वजह से इंडक्टिव तो होगा, बट इस पे सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर C6H5 एक बड़ी सी फिनाइल रिंग मतलब वाटर रिपेलिंग रिंग लगी हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा एक्वस मीडियम के अंदर। हमें ध्यान रखना है, अगर बोथ इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी वाला हमेशा मोस्ट बेसिक होगा। अगर इंडक्टिव डोमिनेट करता है तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी आ जाएगा, फिर प्राइमरी आएगा। अगर सॉल्वेशन डोमिनेट करता है तो सेकेंडरी के बाद कौन सा आएगा बताइए? अगर सॉल्वेशन डोमिनेट करता है तो सेकेंडरी के बाद आ जाएगा आपका प्राइमरी और उसके बाद टर्सरी। ठीक है, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेकेंडरी के बाद सॉल्वेशन डोमिनेट करता है तो आ जाएगा प्राइमरी और फिर टर्सरी, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो सेकेंडरी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? आई थिंक सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट ऑप्शंस। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ए बी सी डी में से चूज करिए। पहला है ट्राइमिथाइल अमीन, देखते ही पता लग गया। दूसरा एनिलीन, तीसरा डाइमिथाइल अमीन और फोर्थ है मिथाइल अमीन। आंसर तो देखते ही क्लियर हो गया, आपको फिर भी दे देते हैं 10 सेकंड, फिर देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब डाइमिथाइल अमीन। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन है तो दो इफेक्ट काम करते हैं, इंडक्टिव भी और आपका सॉल्वेशन भी। अगर इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है तो ऑर्डर हो जाता है, देखो सेकेंडरी तो बोथ इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड, ठीक है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा होगा। अगर इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है तो सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी ऑर्डर हो गया। अगर सॉल्वेशन डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब प्राइमरी वाला ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू टर्सरी, तो सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी हो जाता है, बट सेकेंडरी तो हमेशा ज्यादा बेसिक होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। डाइमिथाइल अमीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्यों? ड्यू टू सॉल्वेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों इफेक्ट कंसीडर करे गए हैं, कौन कौन से? सॉल्वेशन भी एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी। ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है ट्राइमिथाइल अमीन, जो कि है CH3 होल थ्राइस N, मतलब कि टर्शरी अमाइन। दूसरा ऑप्शन है एनिलीन, जो कि एरोमेटिक टाइप का है, उसके लॉन पेयर तो वैसे ही बिजी है रेजोनेंस में। तीसरा है डाइमिथाइल अमीन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी अमाइन। और फोर्थ है प्राइमरी अमाइन, बट क्योंकि दोनों इफेक्ट कंसीडर करे गए तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा सेकेंडरी अमाइन, मतलब डाइमिथाइल अमाइन। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो मिथाइल अमीन है, मतलब ऑप्शन डी, जो कि प्राइमरी अमीन है। ठीक है, मिथ प्लस एन प्लस अमीन, मिथेन अमीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे किस बेस पर हैं? बेसिसिटी के ऑर्डर पर। तो मतलब बेसिसिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हमें ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो कंफ्यूजिंग की तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा इफेक्ट कंसिडर हो रहा है, कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। कह रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस स्टेट। जब सीधा सीधा उसने बोल दिया कि गैसियस स्टेट की बात है तो सॉल्वेशन इफेक्ट तो कंसीडर ही नहीं होगा, मतलब हट गया, एक्वस है ही नहीं, तो सिर्फ गैसियस स्टेट देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आंसर कर दीजिए। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ अमोनिया भी लिया गया है। बस ऑप्शन ए बी सी डी में इन चारों को अरेंज करके दिखाया गया और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज किया गया।
तो सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा देखते ही। 10 सेकंड देता हूं सॉल्व के लिए, उसके बाद देखेंगे इसका आंसर। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस स्टेट बताना था। बेसिसिटी के लिए हम दो चीजें देख रहे थे कि लॉन पेयर कितनी जल्दी अवेलेबल होते हैं, कितनी जल्दी नाइट्रोजन डोनेट करता है, और इसके केस में क्योंकि सॉल्वेशन इफेक्ट है ही नहीं तो सिर्फ इंडक्टिव को देखते हुए ऑर्डर बता देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। टर्शरी में सबसे ज्यादा इंडक्टिव रहेगा क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, और प्राइमरी में 1 एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। और अमोनिया में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कोई इफेक्ट नहीं दिखाते। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। टर्शरी वाला सबसे बेसिक, इन गैसियस स्टेट हम बात कर रहे हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। सॉल्यूशन समझ लेते हैं। इन गैसेस स्टेट एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन एटम, and hence the availability of electrons या lone pair of electrons for donation increases, thus basicity increases। जितनी जल्दी जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन रहेगी वो रहेगी, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बेसिसिटी रहेगी। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोनेशन इंक्रीजेस, thus बेसिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, hence the correct order of basicity of amines in gaseous state is tertiary, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड सबसे कम अमोनिया NH3। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। फिर से जो क्वेश्चन है वो बेस से ही रिलेटेड है, फिर से हमें लॉन पेयर्स को ही चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लाइक लॉन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम कितनी ज्यादा अवेलेबल है, कितने इजीली अवेलेबल है। तो यहां पर सभी नाइट्रोजन्स पर जितने भी 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं उन पे नाइट्रोजन पर लॉन पेयर अवेलेबल है, बट कौन सा जल्दी अवेलेबल है और कौन सा देरी से, वो आपको बताना है। जो जल्दी अवेलेबल है मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से चूज करिए 10 सेकेंड्स में, उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहां पर आप देखेंगे बेंजीन पर जो नाइट्रोजन के आप कहेंगे बेंजीन पर जो NH2 लगा हुआ है, उस नाइट्रोजन एटम के जो लॉन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में बिजी है। साथ में फिनाइल रिंग अपना इंडक्टिव शो करेगी -I वाला, यहां पर ये -I शो करेगा, साथ में रेजोनेंस, और ये CH3 का +I। यहां पर CH3 अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो CH3 क्या कर, यहां पर जो फिनाइल है वो -I दिखाएगा, रेजोनेंस भी लगेगा। यहां पर सिर्फ +I लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि -I और +I को किसके केस में, रेजोनेंस के केस में, किस केस में इलेक्ट्रॉन्स जल्दी अवेलेबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। रीजन, क्योंकि उसके लॉन पेयर पे +I इफेक्ट लग रहा था, जो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो जो CH3 है वो +I इफेक्ट लगाता है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम, हेंस बेसिक नेचर इंक्रीज्ड। ठीक है, बट जो C6H5 है, C6H5 क्या करता है, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम, दस बेसिक नेचर डिक्रीज्ड। C6H5 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पर कम करता है, जिसलिए क्या होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, -I इफेक्ट से भी और रेजोनेंस में भी चला जाता है नाइट्रोजन एटम के लॉन पेयर्स के साथ। समझते हैं कैसे। तो ये देख सकते हैं आप ऑप्शन ए, जिसमें -I इफेक्ट लग रहा है, प्राइमरी टाइप का अमाइन है, फिनाइल ने -I लगाया
और साथ में नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इसमें रेजोनेंस के थ्रू बिजी हो गए। ऑप्शन बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH3 प्लस आई लगा रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर बिजी हैं किसमें, फिनाइल रिंग में रेजोनेंस के थ्रू, और फिनाइल अपना माइनस आई लगा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में माइनस आई लग रहा है फिनाइल का, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर बिजी हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के लोन पेयर बिजी हैं रेजोनेंस में फिनाइल रिंग के साथ। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर्स एकदम फ्री है, रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो सकता, और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर और इजीली अवेलेबल है। जो ये बेंजाइल टाइप का यहाँ पे अटैचमेंट है ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा के, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इन नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को और ज्यादा पुश कर रहा है, इनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जिस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेंजाइल अमीन जो ये है, बेंजाइल अमाइन जो ये है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन विच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। किसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम है। पीकेबी वैल्यू आपको पता ही है माइनस लॉग ऑफ केबी होता है, मतलब जितना ज्यादा केबी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, और जितना ज्यादा केबी उतना कम पीकेबी। तो आप कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा उतना कम पीकेबी होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक अमाइन है। ऑप्शन ए बी सी डी, फिर से आपको वही देखना है, एक्वस सॉल्यूशन देखना है। एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है तो दोनों इफेक्ट देखने, सॉल्वेशन और इंडक्टिव, और दोनों इफेक्ट को कंसीडर करते हुए कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होता है ये आपको पता ही है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आइडेंटिफाई करिए कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी है, किसमें प्लस आई, किसमें माइनस आई, किसमें प्लस आर लग रहा है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, ठीक है। तो इसके लिए देता हूं मैं आपको 10 सेकेंड, उसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको जैसा देख सकते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एरोमेटिक टाइप का अमाइन प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए। कौन सा, सेकेंडरी। आप कितने भी क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए, आपको सेकेंडरी वाला, जब दोनों इफेक्ट कंसीडर होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, तो सेकेंडरी वाला मोस्ट बेसिक होता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज एज फॉलोज। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मतलब हम बता रहे हैं केबी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा सेकेंडरी, उसके बाद CH3NH2 है। तो यहां पर डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होगा, क्योंकि एक ही कार्बन की चेन है तो सॉल्वेशन डोमिनेट करेगा, मतलब सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी, और लास्ट में आया ये एरोमेटिक टाइप का प्राइमरी अमीन, क्योंकि इसके लोन पेयर यहाँ पर फिनाइल रिंग में रेजोनेंस के थ्रू बिजी रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ऑर्डर समझ में आया होगा, बहुत इजी सी बात है। तो एज वी नो पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। तो सबसे ज्यादा केबी किसका है, CH3 का, मतलब डाइमिथाइल अमाइन का। तो सबसे कम पीकेबी इसी का होगा। सो CH3 will have the smallest pKb value. In case of phenylamine, जो नाइट्रोजन है इसको हम एनिलीन बोलेंगे, या फिर आप इसे बोल सकते हो बेंजीन प्लस अमीन बेंजीनामीन, बेंजीन प्लस अमीन बेंजीनामीन। नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से। Hence it has the highest pKb and least basic strength. इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, पहली बात तो sp2 से, बाकी सभी किससे जुड़े हुए हैं, sp3 से। sp2 sp3 के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाईएस्ट पीके भी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम मूव करते हैं हमारे आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 में पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है।
Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ के, और Pkb इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के। क्योंकि हमें Pkb बताना है लोएस्ट वैल्यू वाला, स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला, तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढना था। स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया हमें सेकेंडरी वाला, ठीक है। ये बेंजीनामीन या एनिलीन नहीं है, ये इसकी Pkb तो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इट हैज हाईएस्ट Pkb एंड लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके लॉन पेयर्स सबसे कम अवेलेबल है। वो कहां पर बिजी है? रेजोनेंस में। किससे? फिनाइल रिंग के साथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही देखना है। इज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, या फिर लॉन पेयर्स कितने इजीली अवेलेबल है। उसी के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और ये 1 2 3 4 जो आपको लिख रखा है, इनको अरेंज कर रखा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो आपको बता देना है ऑर्डर। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड का समय। तो आपको दिए हुए 10 सेकेंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मतलब सेकंड सबसे कम बेसिक और थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक है, थर्ड सबसे कम सेकंड, उससे ज्यादा फर्स्ट, उससे ज्यादा फोर्थ, सबसे ज्यादा थर्ड। रीजन समझ लेते हैं। Among the given compounds, the basic nature depends upon their tendency to donate electron pair. कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा। जब आप इस कंपाउंड को देखेंगे सेकंड वाले को, तो आप इसमें देखेंगे जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है से भी अटैच्ड है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सिंस इन दिस कंपाउंड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस मार्जिनली इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो गई। मतलब ये लोन पेयर पे अपना होल्ड और अच्छे से रखेगा, विच इन टर्न डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है इसको और ज्यादा डिक्रीज कर देता है। अमंग द रेस्ट, अगर आप इसको देखें थर्ड वाले को, तो यहां पर लोन पेयर और यहां पर लोन पेयर। अब क्या होगा? जो ऊपर वाला है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि क्या होता है इन दिस कंपाउंड लोन पेयर ऑफ वन नाइट्रोजन आर इन कॉन्जुगेशन। ये लोन पेयर नीचे जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो होगा क्या? इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में विद द पाई बॉन्ड। इट मींस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्जुगेशन क्या होगा? यहां पर कटायन फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर प्रोटोनेशन बिकम्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब समझिए ध्यान से, अब हम लोन पेयर का डोनेशन कैसे देखते हैं? जैसे हम एसिडिटी देखते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करके एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, तो H पॉजिटिव गेन करके हम बेसिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं। जब ये नाइट्रोजन क्या कर लेगा, जब ये जो NH है ये वाला, इसके जो लोन पेयर है ये H पॉजिटिव ले लेंगे, तो यहां बन जाएगा NH2 पॉजिटिव। ये लोन पेयर इधर जाएंगे, ये बॉन्ड इधर गया। अब यहां क्या बन गया? कार्बोकटाइन। और ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस के थ्रू क्या है? स्टेबलाइज हो रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस के थ्रू क्या है यहाँ पर? स्टेबलाइज, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। इसको आप यहां से समझ सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। दिस इक्विवेलेंट रेजोनेंस इन कटायन मेक्स मोस्ट बेसिक। ये वाला कंपाउंड इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, इस वजह से इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, और जिस वजह से जैसे ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में चले जाते हैं और ये मोस्ट बेसिक बन जाता है। जो इसका कटायन है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो कैटेगराइजेशन इज वेरी सिंपल बिटवीन रेस्ट टू। एक ये बच गया और एक ये बच गया। ये तो प्राइमरी अमाइन है जहां कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है। यहां पर क्या लग सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब प्लस आई इफेक्ट। और ये लेस बेसिक होगा देन दिस, क्योंकि यहां पर 2 चेन लगा रही है, क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइन है। तो यहां पर एक चेन डोनेशन इफेक्ट लगाएगी प्लस आई, यहां पर 2 लगा रही है, तो दूसरा वाला जो ये वाला सेकेंडरी अमाइन वाला ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम बेसिक होगा सेकंड। सो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और जो ये वाला कंपाउंड मैंने आपको बताया है, ये वाला जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। ये मोस्ट बेसिक है अमंग ऑल, ठीक है। हमने क्या किया था, इस वाले लोन पेयर के थ्रू H पॉजिटिव गेन कराया और H पॉजिटिव एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन। कैसे? क्योंकि ये लोन पेयर चले जाते हैं रेजोनेंस में, फिर जो कार्बोकैटायन बनता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके लोन पेयर अवेलेबल हो जाते हैं, ये वापस आता है, फिर ये इधर चला जाता है। तो जो कार्बोकैटायन नहीं, जो कटायन, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, तो एक कार्बोकैटायन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ कटायन। तो जो यहाँ पर कटायन बनता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नाइट्रोजन पर, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और साथ में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तो ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक अमंग ऑल। ओके एवरीवन, तो रिपीट करता हूं करेक्ट ऑर्डर, सेकंड सबसे कम बेसिक, उससे ज्यादा फर्स्ट, उससे ज्यादा फोर्थ और सबसे ज्यादा थर्ड। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 180 इज एसाइलेटेड विद CH3COCl, एसाइलेट कर दिया, टू गेट ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 390। अब 180 से बढ़ गया 390 हो गया। द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मर कंपाउंड। अब असाइलेशन करने की वजह से वहां पर जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ है, उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम इस का मास निकालिए, कितना है, कितना मास इंक्रीज हुआ है, डिवाइड करिए, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 2, 5, 4, 6 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंट मैंने आपको दे दी है, सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। 10 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेफिनेटली जब आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5, मतलब ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी। कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। भाई RNH2 ये हो गया आपका अमाइन प्राइमरी वाला, एसाइलेशन किया CH3COCl, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर अवेलेबल है, बट हम सिंपल तरीके से समझेंगे, एक H यहां से और Cl यहां से रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है NHCOCH3 वाला कंपाउंड। क्या बन जाता है, NHCOCH3। NHCOCH3 बन गया, असाइलेशन हो गया। असाइलेशन, एक अमाइन मॉलिक्यूल ने एक CH3COCl को साथ रिएक्शन करी, एसाइलेशन हुआ और आपका क्या बन गया, RNHCOCH3। अब समझने वाली बात क्या है, वो कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड है उसका मास है 180 और असाइलेशन के बाद हो गया 390। तो कितने अमीन ग्रुप वहां पे प्रेजेंट थे, तो कितना इंक्रीज हुआ, 390 में से 180 माइनस कर दो, कितना आया 210। और एक असाइल ग्रुप का मास कितना है, काउंट कर सकते हो, कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 3, ऑक्सीजन कितने 1 और Cl कितना 1। कार्बन का कितना 24 और 3 27 और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16 27 और इसका क्लोरीन का 35.5। तो अप्रोक्स 35 या 36 आप ले लो, ऐड करिए कितना आएगा, 24 और 3 27 और 5 32। और आप कैसे देखेंगे, 27 और 5 32, या फिर ऐसे काउंट कर लीजिए, 4 और 3 7 और 6 13 और 5 18 का 8, 1 2 और 1 3 और 3 6, CH3COCl। आप इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, कितने कार्बन है 2 कार्बन, कितने 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन। जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आता है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। इसका कितना आता है 42, ठीक है। जब आप इसका देखेंगे तो कितना आएगा 42। सिंस ईच COCH3 ग्रुप डिस्प्लेस 1 हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCl विद 1 NH2 ग्रुप, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा विद 42 यूनिट। अब कितना डिफरेंस आ रहा था 210 का, तो इसको 42 से डिवाइड कर देंगे, कितने मॉलिक्यूल आपके आ गए 5। तो इसलिए आप कह देंगे NH2 समूह की संख्या कितनी है 5 है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया 5। So this is the end of this session. Thank you so much. धन्यवाद।